हेलो स्टूडेंट्स। बेटा देखो, केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो इसमें मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वहाँ पर आपको बताया था कि कंसंट्रेशन भी रिएक्शन का रेट को अफेक्ट करता है और टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। अब कंसंट्रेशन जो है रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, उसके लिए हम टॉपिक पढ़ के आए हैं। जैसे कि हमने रेट लॉ पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है, मोलिकुलरिटी पढ़ा है। अब हम क्या सीखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखो, रिएक्शन की स्पीड अलग अलग होती हैं। कोई ज़्यादा स्पीड से होगी रिएक्शन, कोई कम स्पीड से होगी। तो उसके लिए टेम्परेचर का क्या रोल है, तो यहाँ हमारे लिए इक्वेशन भी पढ़ेंगे। अब देखो भाई, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब बदल पाएगा जब रिएक्टेंट का कोलिजन इफेक्टिव होगा। ये हम पहले भी पढ़ गए हैं। कोलिजन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। और कोलिजन इफेक्टिव कब होता है, कोलिजन इफेक्टिव कब होता है, व्हेन रिएक्टेंट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक लेवल अचीव होगा, तब ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा। ये हम पढ़ के आए हैं पहले के लेक्चर में। अब तो इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, आप देखोगे। टेम्परेचर का रोल को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ एक टर्म पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, देखो। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम ऐसे एन से डिनोट करते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर अगर कोफिशिएंट आपको निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है, तो मैं ये कहूँगा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री, टी प्लस 10 डिग्री। और मैं रेट कांस्टेंट लिख रहा हूं, रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री। देखो क्या होता है बेटा, कि जो मोस्टली रिएक्शन होती हैं, आपको बताया था पहले भी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो मोस्टली रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ये पहले भी आप सीख के आए हो। डबल भी हो सकता है, डबल से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ट्रिपल से कम होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसे मैं निकाल रहा हूँ, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री और रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन, सपोज मैंने ऐसे कह दिया, और डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। यानी कि कोई भी डिग्री आप टेम्परेचर आपके पास है, उसमें 10 डिग्री जोड़ने से जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या ले रखा, रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री। तो इन दोनों की रेशो जो होगी ना, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के इक्वल होगी। और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो डबल से तो ज़्यादा होगी बेटा, ट्रिपल से कम होगी। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा उसकी डबल से वैल्यू ज़्यादा होगी, ट्रिपल से कम होगी। और टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, रेट कांस्टेंट जो के से डिनोट करते हैं, रेट कांस्टेंट किसी भी टी डिग्री पे और 10 डिग्री उसमें हम जोड़ देंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ 298 प्लस 10 कितना होगा बेटा, 308 नहीं हो गया। तो 298 में मैंने 10 डिग्री जोड़ दिया तो कितना हो गया, 308, और डिवाइडेड बाय 298 केल्विन। तो यहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी जाएंगी। यहाँ क्या पुट करी जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों की जो रेशो होगी ना, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है।
और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने कहा है कि डबल से ज़्यादा और ट्रिपल से कम होगी। तो ये तो बात है भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट की। आगे इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या होता है, मैंने ये कहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और रिएक्टेंट कोलाइड करें और इनका कोलिजन कैसा हो, इफेक्टिव कोलिजन। कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब रिएक्टेंट का कोलिजन इफेक्टिव होगा ना, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा। और कोलिजन इफेक्टिव कब होता है, जब रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी का लेवल हो, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा और तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। रिएक्टेंट हैव सम काइनेटिक एनर्जी, रिएक्टेंट की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस पे मूव करेंगे। अब मान लिया किसी कंटेनर में भाई यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, सपोज इसमें मैं कह रहा हूँ कि 100 मॉलिक्यूल है। सपोज एक कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में बदलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 100 के 100 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल सारे एक जैसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल एक जैसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हों, कुछ एक जैसी से मूव कर रहे हों। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल में से 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, और 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, और जैसे कि 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। यानी कि 100 टोटल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, इनमें से 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एक जैसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। बट इन 20 की और इन 30 की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, और इनके पास 50 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया 100 मॉलिक्यूल से। तो यहाँ कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे ना किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी थोड़ी होगी। जैसे 20 की एक जैसी है, बट इन 20 की 30 से तो अलग है ना, और इन 30 मॉलिक्यूल की 50 मॉलिक्यूल से अलग काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर इस चीज़ को हम ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाएं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, ये है रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ मैंने लिए हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जैसे लिए हैं कि मैंने वाई एक्सिस पे, और काइनेटिक एनर्जी को जैसे लिया है एक्स एक्सिस पे, और ग्राफ प्लॉट करें। देखो मैंने ये कहा कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर ग्राफ प्लॉट करें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब होगा बेटा, फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल मॉलिक्यूल में से वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी है। देखो अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। जैसे आप देखोगे तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से समझना, इस ग्राफ से काइनेटिक एनर्जी को लिए एक्स एक्सिस पर, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल समझते हो, जैसे कि अगर मैं कह दूँ कि 20/100 तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, 30/100, 50/100। तो मैं ये कह रहा हूँ अब देखना किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ से देखो आप ग्राफ से एक बार, ये तो काइनेटिक एनर्जी है और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। यानी कि आप देखोगे इतने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये रहेगी। ग्राफ से तो हमें यही पता लगता है। आगे देखो फिर इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, देखो ग्राफ से इस वाई एक्सिस पे इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये रहेगी। अब जैसे मैं इस पीक पॉइंट पे चला जाऊँ, इस पीक पॉइंट पे चला जाता हूँ, तो इस किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, टी टेम्परेचर के ऊपर, ये देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पे, तो ये उन मॉलिक्यूल की संख्या होगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है।
तो ये तो मैक्सिमम नहीं होगी बेटा, क्योंकि उसके बाद पीक तो देखो डाउनवर्ड जा रहा है ग्राफ आपका। तो ये पीक पॉइंट क्या बताता है, ये पीक पॉइंट उन मॉलिक्यूल की संख्या बताता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी है, और इसको हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ऐसी काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आप केमिस्ट्री में लास्ट ईयर भी पढ़ के आए हो और फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो। तो ये आपकी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये उन मॉलिक्यूल की संख्या है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी है। ये तो मॉलिक्यूल्स की संख्या हो जाती है, ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। उसके बाद तो देखोगे कि आप ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है ग्राफ, उसमें आप देखोगे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होते रहेंगे। यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फिर डिक्रीज होंगे। अब जैसे मैंने ये कह दिया बेटा कि ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट वो है जिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है ना वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। ए पॉइंट पे मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। दिस पॉइंट ए रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मैंने इस पोर्शन को ना कुछ यहाँ पे जैसे शेड कर दिया, जैसे शेडेड पोर्शन हो गया। तो ये शेडेड पोर्शन आपको क्या बता रहा है, ये शेडेड पोर्शन जैसे मैंने लिख दिया ABCD, ये शेडेड पोर्शन आपको ये बता रहा है कि जो टोटल मॉलिक्यूल है ना किसी कंटेनर में रिएक्टेंट के, उनमें से सिर्फ ये मॉलिक्यूल ही रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल ही इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। तो ये जो शेडेड पोर्शन ये आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शेडेड पोर्शन आपको क्या दिखा रहा है बेटा, molecules whose energy is more than threshold energy। TE लिख देता हूँ, TE क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि इतने मॉलिक्यूल ही रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल ही इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, जो शेडेड पोर्शन में मैंने दिखाए देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल की ही एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। अब मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम रोल तो टेम्परेचर का पढ़ रहे हैं ना। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे T डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे, मैंने क्या करा कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये ग्राफ देखो कुछ इस तरह से बदल गया। मैंने टेम्परेचर अपना T+10 डिग्री कर दिया, T+10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये ग्राफ बदल गया। इसमें ग्राफ बदल रहे तो आप देखोगे ग्राफ में क्या बदला भाई, ग्राफ में आप देखोगे कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना, अब ये जो शेडेड पोर्शन था, मैं इस शेडेड पोर्शन को अब बढ़ा रहा हूँ। ये जैसे C पॉइंट था पहले और ये D पॉइंट था, अब ये शेडेड पोर्शन इतना हो गया। अब जैसे मैंने कह दिया इसको ABGH कह दिया, तो अब आप देखोगे कि जब टेम्परेचर आपने पहले T डिग्री था, फिर 10 डिग्री बढ़ा दिया, ये ग्राफ ऐसे इस तरह से हो गया। ये ग्राफ आगे थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ मूव कर गया और कुछ डाउनवर्ड भी आ जाता है। तो हमें तो ये देखना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना, अभी शेडेड पोर्शन इतना हो गया, अभी सारा हो गया शेडेड पोर्शन, T+10 डिग्री से ये शेडेड पोर्शन ज़्यादा हो गया। ये शेडेड पोर्शन ज़्यादा होने का मतलब ये है बेटा कि अब उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी थी या उनसे ज़्यादा थी। तो हम ये कहेंगे कि अब इतने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, क्योंकि शेडेड पोर्शन बढ़ने का मतलब क्या है कि उन मॉलिक्यूल्स की संख्या या उन मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ गया जिनका कोलिजन इफेक्टिव था या जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा थी। तो नाउ द शेडेड पोर्शन विल इंक्रीज विच सो डैट मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल will now show the effective collision, means more the number of molecules will have energy greater than threshold energy। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से शेडेड पोर्शन बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, उन मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई जिनका कोलिजन क्या था, इफेक्टिव था। तो ये आगे मैं नोट में लिख रहा हूँ।
by increase of temperature, by increase of temperature, now shaded portion increases, which show that now more the number of molecules will show effective collision मैं ऐसे कह रहा हूँ बेटा, यहाँ ये कहने का मतलब है, मान लिया कि टी डिग्री पे ना 20 मॉलिक्यूल ही इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं। अगर टी प्लस 10 डिग्री बढ़ा दिया, सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि अब 50 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले 20 थे जो रिएक्टेंट में बदल पा रहे थे, अब कितने हैं 50 हो गए 10 डिग्री बढ़ाने से। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा मॉलिक्यूल का कोलिजन इफेक्टिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो जो बात बताई है मैंने ग्राफिकली, ये तो है थ्योरेटिकल। अब इसी चीज़ को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिससे हम ये बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा। यानी कि अगर ये तो देखो ग्राफिकली था या थ्योरेटिकली, क्वांटिटेटिवली मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उस चीज़ को अगर समझाया जाए तो यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है, अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन ये हम पढ़ेंगे। अब अरहेनियस तो साइंटिस्ट का नाम है भाई जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये पाया गया, अरहेनियस ने मैथमेटिकल डेरिवेशन करी कि उसने कहा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से ना रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। और टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट का कैसे रिलेशनशिप है, देखो ये है, जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, माइनस ई इज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए ओवर आर टी। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो रेट कांस्टेंट है के डेट इज इक्वल टू ए एक्स ई इज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए ओवर आर टी। और ये ए क्या है, ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ई की पावर एक्सपोनेंशियल है माइनस ई ए ओवर आर टी। और ये ए क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ए इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिस ए को हम क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये ई क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। और देखो इस फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब समझना कि मान लिया मैं ये कह रहा हूँ, ये ना इसमें कोई रिएक्शन हो रही है कि ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे, ए आर रिएक्टेंट, जब ये प्रोडक्ट में बदलेंगे, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे तो आपस में टकराएंगे ना। ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाइनरी कोलिजन होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, तो 1 सेकंड में कितने बाइनरी कोलिजन होते हैं पर लीटर, वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर को मैं यहाँ डिफाइन भी कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन, बाइनरी मतलब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऐसे टकरा रहे हैं, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन पर सेकंड पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन है या 1 लीटर आपका वॉल्यूम है किसी कंटेनर का, उसमें 1 सेकंड में कितने कोलिजन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। अब देखो भाई, इसमें जो ये वाला फैक्टर है, ये जो लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए ओवर आर टी, ध्यान से समझना बेटा। ये फैक्टर हमें ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। ये इतने मॉलिक्यूल ही रिएक्टेंट के किस में बदल पाएंगे, प्रोडक्ट में बदल पाएंगे।
तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैक्टर यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझना, ये हमें क्या बताता है, शोइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल में से बात है, सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते, सिर्फ वही बदल पाएंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। शोइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose energy is equal to or greater than, देखो ये जो फैक्टर है आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये हमें क्या बताता है, ये शोइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि ये जो फैक्टर है ये आपको ये बताता है बट टोटल मॉलिक्यूल में से उन मॉलिक्यूल की संख्या जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से इक्वल है या उससे ज़्यादा है, ये फैक्टर हमें ये चीज़ बता रहा है इसमें। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई, किस में से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लिया भाई 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल में से 30 ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदल पाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या बता रही है, ये फैक्टर बता रहा है आपको एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब देखो भाई यहाँ पे ई ए क्या है बेटा, ये ई तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए इज दी एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो लास्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करके आए हैं। आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है, जैसे जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी यहाँ पे है टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखो आपको लिखा गया है, मैंने जैसे बताया अरेनियस ने एक इक्वेशन दी है, K इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए ओवर आर टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज अरहेनियस इक्वेशन। इसमें K रेट कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई ए है, ए यहाँ पे एक्टिवेशन है, ई एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। दिस इज अरहेनियस इक्वेशन। इसमें जो ये वाला फैक्टर है आपको बताया माइनस ई और आर टी, ये आपको क्या बताता है, अच्छा इसके साथ ये भी है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसमें जो ये ए है ये तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और ये क्या है, ये आपको ये चीज़ बता रहा है कि ये उन मॉलिक्यूल की संख्या है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ से ना हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं भाई। ये जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ लॉगरिथम ले लो, ये जो इक्वेशन लिखी है इसके दोनों तरफ हम क्या ले लें, लॉगरिथम ले लें, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। इसके दोनों तरफ अगर लॉगरिथम हम ले लें तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, लिखूंगा मैं लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ ई माइनस ई ए ओवर आर टी। इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो भाई, तो बेटा लॉगरिथम में आप एक रूल पढ़ के आए हो कि लॉगरिथम ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ बी। देखो यहाँ पे ये था, ए के साथ ये प्रोडक्ट है इसका एक्सपोनेंशियल फैक्टर का, तो मैं अगर इसका लॉगरिथम लूँगा तो लॉगरिथम ऑफ के, लॉगरिथम ए का प्लस लॉगरिथम ऑफ दिस फैक्टर, लॉगरिथम ऑफ ई। अब देखो लॉगरिथम एक रूल और है, लॉगरिथम ए की पावर बी, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, बी लॉगरिथम ऑफ ए। बड़े अच्छे से आप फिजिक्स या मैथ में पढ़ गया है रूल। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए, ये पावर आगे आ जाएगी माइनस ई ए ओवर आर टी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में बच गया लॉगरिथम ऑफ ई बच गया।
लॉगरिथम ऑफ ई इसमें बच जाता है। अब देखो भाई, लॉगरिथम ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, लॉग ई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लॉग ई की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, यानी कि इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को ख़त्म करने के लिए ही हम लॉगरिथम लेते हैं। तो यानी कि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कैंसिल आउट कर देता है। हम ये कहेंगे लॉगरिथम ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वैल्यू पुट करना, लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी। अब ये जो लॉगरिथम है ना, ये लॉगरिथम टू द बेस ई है बेटा। अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस लॉगरिथम को किस में बदलेंगे, कॉमन लॉगरिथम में बदलेंगे। देखो कैसे, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं। नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में बदलते हैं। तो मैंने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे, लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी। मैं कह रहा हूँ कि इस नेचुरल लॉगरिथम को हम कॉमन लॉगरिथम में बदल देंगे। कन्वर्ट नेचुरल लॉगरिथम ln को हम किस में बदलेंगे, इनटू कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम कैसे लिखते हैं, लॉगरिथम टू द बेस 10 लिखते हैं। और ये जो नेचुरल लॉगरिथम ये क्या है, लॉग टू द बेस ई होता है। बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने इसको पढ़ा था। तो लॉग ई को लॉग 10 में बदलते हैं तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2.303 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो अब लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। अब देखो ये समझना कि ये आया कैसे है, ये 2.303 आर टी मैंने लिखा कैसे। ये स्टेप यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। चलो यहीं बता देता हूँ, ये जगह कम पड़ जाएगी बेटा इधर। इसको चाहे आप लिखो या छोड़ सकते हो। देखो ये जो मैंने लिखा है ये वैल्यू, तो ये इसको मैं लिखूंगा कैसे, मैंने दोनों तरफ इसको नेचुरल लॉगरिथम को इसमें बदल दिया। तो मैं क्या करूँगा, 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस, इसको भी भूल जाओ एक बार आप, इधर देखो नेचुरल लॉगरिथम को मैंने किस में बदल दिया, लॉग टू द बेस 10 में, माइनस ई ए ओवर आर टी। अब देखो भाई मैंने जो लिखा है 2.303 लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम ऑफ ए। तो मैं क्या करूं, ये जो इक्वेशन लिखी, ये जो माइनस साइन के साथ ये वैल्यू लिखी है, मैं इसको क्या करूं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2.303 से डिवाइड कर दूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या करा, जो ये वैल्यू थी माइनस ई ए और आर टी, मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो मैं लिख रहा हूँ इसको 2.303 के लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकाल लें हम 2.303 क्या बच गया अंदर, लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए बच गया। और नीचे क्या है, नीचे है 2.303 आर टी। तो ये 2.303 है, ये 2.303, तो क्या बच गया बेटा, लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए, ये यहाँ ई ए के बाय में है, ई ए और 2.303 आर टी। तो यहाँ आ गया मैं डायरेक्ट, इन स्टेप को आप बेसन छोड़ देना। यानी कि नेचुरल लॉगरिथम को मैंने किस में बदल दिया, लॉग टू द बेस 10 में बदल दिया। तो ये 2.303 यहाँ कैसे लिखा मैंने, इसमें देखो ये जो लिखा हुआ है, समझ में आ गया, ये स्टेप इसलिए बताए हैं आपको। अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो लॉगरिथम ऑफ के है इक्वल टू में, ये तो वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉगरिथम ऑफ ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो जी, क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बेटा, ग्राफिकली हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे अगर क्या पुट करें, लॉगरिथम ऑफ के, m क्या होता है बेटा, इसमें स्लोप होता है। तो स्लोप की वैल्यू इसमें देखना, स्लोप किसके इक्वल है, देखो इसमें स्लोप की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी 2.30 ई ए बाय 2.303 आर, और एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा 1/t, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी लॉगरिथम ऑफ ए। तो इस चीज़ को मैं आगे ग्राफिकली प्लॉट भी कर रहा हूँ। देखो इस चीज़ को कैसे हम प्रूव करेंगे, मैंने लिखा है लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, टी भी है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 1/t प्लस लॉगरिथम ऑफ ए। मैंने ये कहा बेटा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे क्या पुट करें, लॉगरिथम ऑफ के, और x एक्सिस पे क्या पुट करें, ये 1/t, और ये जो ई ए बाय 2.303 आर है, ये क्या आ जाएगा आपका स्लोप आ जाएगा। यानी कि अगर ग्राफिकली आप इसको प्लॉट करो तो वाई एक्सिस पे हम क्या पुट करें, लॉगरिथम के की वैल्यू पुट करें, और के क्या होता है बेटा रेट कांस्टेंट, और एक्स एक्सिस पे हम क्या पुट करें 1/t पुट करें। तो स्लोप की वैल्यू देखना भाई, स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल है, ये आपका स्लोप, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप कैसा दिख रहा है बेटा आपको, नेगेटिव स्लोप दिख रहा है, तो ये स्लोप की वैल्यू होगी। तो स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू है माइनस ई ए बाय 2.303 आर। तो यहाँ जो स्लोप है ना, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी आती है आपकी बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो स्लोप की क्या वैल्यू है भाई, स्लोप की वैल्यू है माइनस ई ए बाय 2.303 आर, ये आपका स्लोप आ जाता है। तो मैं यहाँ पे नोट में लिख रहा हूँ बेटा कि स्लोप से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमें स्लोप पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सो फ्रॉम स्लोप, एक तो हमें स्लोप पता लग जाए और एक हमें गैस कांस्टेंट पता लग जाए, तो ये ई ए नहीं निकाल लेंगे। सो फ्रॉम स्लोप एंड गैस कांस्टेंट we can calculate एक्टिवेशन एनर्जी। मैथमेटिकल हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, और आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो निकालेंगे भी। एक्टिवेशन एनर्जी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जी, एक तो ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, दूसरा इसको कैसे निकाल लेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन थी आपके पास, लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी। देखो शुरू में जो मैंने रेनियस इक्वेशन लिखी थी ना, वो लिखी है, लॉग टू द बेस ई है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर बदलूंगा तो रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। कैसे समझेंगे इसको। सपोज मैं ये कह रहा हूँ एट ए टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, लॉगरिथम ऑफ K इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ K इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस लॉगरिथम ऑफ ए, ये इक्वेशन लिखी थी मैंने। तो मैं ये कहूँगा कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K1 है। तो ln K1 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर T1 हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, ये लॉगरिथम ए पहले लिख दो, वैल्यू तो प्लस की है, ये माइनस की है। ये जैसे फर्स्ट इक्वेशन होगी। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर सेम रहेगा। लॉगरिथम K2 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर T2, यानी कि T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है, जैसे दूसरी इक्वेशन होगी।
अब आप क्या करो भाई, दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो आपकी ये दो अलग अलग रेट कांस्टेंट है, आप क्या करो इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, क्योंकि मैं यहाँ भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉगरिथम ऑफ K2 माइनस ln K1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया आगे भाई, माइनस EA ओवर RT2 माइनस माइनस साइन के साथ माइनस EA ओवर RT1। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू क्या आ गई, प्लस की आ गई, तो ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू EA ओवर RT1, ये प्लस का हो गया, तो EA ओवर R को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ भी है, तो EA ओवर R अंदर क्या बच गया यहाँ पे 1/T1 प्लस की है, और ये जो ये देखो वैल्यू क्या है माइनस की है, तो ये बच गया -1/T2। तो देखो भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ln K2 बाय ln K1, क्योंकि आपको लॉगरिथम का एक फार्मूला पढ़ के आए होगे कि लॉगरिथम ऑफ A और B को हम कैसे लिखते हैं, लॉगरिथम ऑफ A माइनस लॉगरिथम ऑफ B, यही लिखा है मैंने, ln K2 ओवर ln K1 इज इक्वल टू EA ओवर R 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखो भाई मैं क्या करूं, नेचुरल लॉगरिथम को ना कॉमन लॉगरिथम में बदल दें, तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303, और वो जो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना इधर ले गया मैं, यहाँ मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में चला गया, यानी कि लॉगरिथम ऑफ K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R, और इसको एलसीएम लेके करोगे तो T2 माइनस T1, और ये बच गया T1 T2। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, ये आपके पास बच गया T1 T2, ये फार्मूला बन गया एक। इसमें आप देखोगे कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट, तो अगर आपको T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू पता हो और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, तो हम क्या यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करेंगे भी ऐसे न्यूमेरिकल, इसमें हम सीखेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको K1 की वैल्यू पता हो T1 टेम्परेचर पे, और T2 पता हो और एक्टिवेशन एनर्जी पता हो, तो K2 हम निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो पैरामीटर हैं K2 K1 T2 T1 और एक्टिवेशन एनर्जी, 5 पैरामीटर हैं, इनमें से आपको कोई भी 4 पैरामीटर पता है तो 5वां पैरामीटर तो हम इसमें से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बेटा इसमें जो ये टॉपिक आपको करवाया है इस इक्वेशन, इसमें जो फार्मूले यूज होंगे ना आपके न्यूमेरिकल्स में, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल ही सीखेंगे। एक तो फार्मूला ये यूज होता है, लॉगरिथम ऑफ K इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.303 RT प्लस लॉगरिथम ऑफ A, ये है भाई। अब देखो एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया है कि एक तो फार्मूला ये हो गया फर्स्ट, एक सेकंड फार्मूला आपको बताया है लॉगरिथम ऑफ K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 T2, एक फार्मूला ये बताया है। तीसरा फार्मूला एक और देखो कि आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो ना, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी हो या उससे ज़्यादा हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कई बार ये न्यूमेरिकल भी आ जाता है, हुज एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक फार्मूला ये है, इसको हमने कैसे, देखो ये एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर था E माइनस EA ओवर RT, ये हमें क्या बताता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं या उन मॉलिक्यूल की संख्या जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है उससे ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे भाई,
मैं इसको निकाल लूँगा। मैं ये कहूँगा कि एक्स जो है ना, एक्स क्या है, वो मॉलिक्यूल है, इसके लिए मैंने एक्स लिखा है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है, किसमें से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। NT है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और N ही है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज इक्वल टू E माइनस EA ओवर RT। यानी कि ये आपके वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे। इनको मैंने किसके इक्वल पुट करा है, जैसे x के इक्वल पुट कर लिया, x मान के मैं इनको निकाल लूँगा। तो दोनों तरफ मैं अगर लोगरिथम ले लूँ तो मैं लोगरिथम लेके निकाल सकता हूँ। लोगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि लोगरिथम लूँगा तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, अभी आपको बताया भी था। लोगरिथम e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो माइनस EA ओवर 2.303 RT। तो ये फार्मूला यूज़ होगा मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी इक्वल है, उससे ज़्यादा है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। यहाँ से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, K2 निकाल सकते हैं, K1 निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से क्या है जी, इस फार्मूले से आप रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो A है ना, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी निकालना आता कई बार न्यूमेरिकल में, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे बेटा। आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।